हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम फसल उत्पादन के शीर्ष राज्यों को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो भी डाटा लिया गया है पूर्णतः अपडेटेड है। हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित हुआ उसी से हमने यह पूरा कंटेंट कवर किया है, तो डाटा की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फसलों में सबसे पहली है हमारी कपास, जिसका शीर्ष उत्पादक है गुजरात। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए कपास के पास वर्ड को हमें पकड़ना है। और लोग पास में कब आते हैं, जब रात होती है तब। दिन भर काम धंधों से फ्री होकर रात में पास आते हैं, तो रात से हो गया हमारा गुजरात। और रात में क्या करते हैं लोग, पास आते हैं, तो पास से हो गया हमारा कपास। आशा करता हूँ ये याद हुआ होगा। अगला है जूट, जिसका शीर्ष उत्पादक है पश्चिम बंगाल। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो जूट से आप झूठ वर्ड को समझिए। तो झूठ जो है, जैसा कि हम दोस्तों से बोलते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत लोग झूठ बोलते हैं, हमारे अगल बगल। तो बगल से हो गया बंगाल, ठीक है, बगल से हो गया बंगाल। और बगल में क्या करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, तो झूठ से हो गया हमारा जूट। इसके बाद है तंबाकू। तंबाकू का शीर्ष उत्पादक है गुजरात। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, वह लोग जल्दी स्वर्ग सिधार जाते हैं, मतलब जल्दी गुजर जाते हैं। जो तंबाकू खाएगा वह जल्दी गुजर जाएगा, तो गुजर से हो गया हमारा गुजरात। और गुजरेगा कौन, जो तंबाकू खाएगा, तो ये भी याद हुआ होगा। इसके बाद है हमारा कुल दलहन, जिसका शीर्ष उत्पादक है मध्य प्रदेश। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए दलहन से आप समझिए दुल्हन। हम जैसा जानते हैं कि जब किसी महिला की शादी होती है तो वह बिल्कुल मध्य में बैठती है, अगल बगल बहुत सारी अन्य महिलाएं बैठती है, तो दुल्हन कहाँ बैठती है, मध्य में। दुल्हन कहाँ बैठती है, मध्य में। तो मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य में कौन बैठती है, दुल्हन, तो इससे हो गया हमारा दलहन। इसके बाद बात करते हैं हम सरसों की। तो सरसों का शीर्ष उत्पादक है हमारा राजस्थान। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। सर सो, मतलब सर पे कोई सो रहा है, सर पे सो। यदि कोई व्यक्ति सर पे सोएगा तो वह क्या करेगा, राज करेगा। अगर किसी को आप अपने सर पे सुला लोगे तो वह तो राज ही करेगा ना। सर पे सो मतलब सर सो, सर पे सोएगा तो वह राज करेगा, तो राज से हो गया राजस्थान। और राज कौन करेगा, जो सर पे सोएगा, तो सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गेहूं, जिसका शीर्ष उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर खपत भी ज़्यादा होगी। देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में लोग गेहूं सबसे ज़्यादा खाएंगे, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है सूरजमुखी, जिसमें शीर्ष उत्पादक है कर्नाटक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए सूरजमुखी में सूरज वर्ड को पकड़िए, है ना। अब गर्मियाँ आ रही है तो सूरज की वजह से क्या होगा, बहुत सारे नाटक होंगे, कई लोग बीमार होंगे, कई लोग परेशान होंगे, तो सूरज की वजह से नाटक होंगे, तो नाटक से कर्नाटक। और नाटक क्यों होंगे, सूरज की वजह से, तो सूरज मुखी। देखिए ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है, कई सारे फैक्चुअल बातें हैं, तो उनमें आपको समय लगेगा, रटने में दिक्कत आएगी और एग्ज़ाम में भी दिक्कत आएगी। लेकिन यदि आप एक वर्ड पकड़ लेते हैं ना, तो उससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही पेपर में आएगा आपको क्लिक हो जाएगा। अगला है हमारा चावल। चावल का शीर्ष उत्पादक है तेलंगाना। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो चावल को थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं और बल वर्ड को पकड़ते हैं। चावल में से हमने पकड़ा बल, और बल कब लगता है, तेल लगाने में, किसी की मालिश करने में, ठीक है। बल कब लगता है, तेल लगाने में, किसी की मालिश करने में। तो तेल लगाने से हो गया तेलंगाना। और तेल लगाने में क्या पड़ता है, बल, तो बल से हो गया हमारा चावल, ठीक है। इसके बाद है मक्का। ये तो काफ़ी आसान है। देखिए मक्का का शीर्ष उत्पादक है कर्नाटक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये तो अपने आप ही कह रहा है कि भाई मैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता हूँ। कैसे कह रहा है, तो मक्का, तो यह जो मक्का है वह का पे ख़त्म हो रही है और कर्नाटक का से चालू हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं।
अगला है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन में शीर्ष उत्पादक है मध्य प्रदेश। यह तो काफ़ी लंबे समय से है। पिछले जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें आया था महाराष्ट्र, और हाल ही में अपडेट होकर पुनः मध्य प्रदेश आ गया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम गन्ने की। तो गन्ने में शीर्ष उत्पादक है हमारा उत्तर प्रदेश। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो गन्ने की तरह हमारा उत्तर प्रदेश जो है इस तरह से है ना। तो गन्ने की तरह पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, ठीक है। गन्ने की तरह क्या पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मैप है वह इसी तरह का है ना, तो गन्ने की तरह पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है चना। चना का शीर्ष उत्पादक है मध्य प्रदेश। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए चना से हम समझेंगे छीना, किसी चीज़ को छीनना। और कौन सी चीज़ छीनी जाती है, जो दो लोगों के मध्य में होती है, ठीक है। चना से हम क्या समझेंगे, छीना। और कौन सी चीज़ छीनी जाती है, जो मध्य में होती है, ठीक है। हम जानते हैं, तो मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, और जो मध्य में होती है उसको छीना जाता है, तो छीना से हो गया हमारा चना। आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपको चीज़ें समझ भी आ रही होगी। अब बात करते हैं हम तुअर की। तो तुअर का शीर्ष उत्पादक है कर्नाटक। तुअर का क्या है, कर्नाटक शीर्ष उत्पादक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो तुअर से समझिए तुम्हारे, ठीक है। हम बोलते हैं ना तुम्हारे यार बहुत नाटक हैं, तुम ना कहीं भी चलने के लिए तैयार नहीं होते हो, तुम बहुत परेशान करते हो, मतलब तुम्हारे बहुत नाटक हैं। तो तुम्हारे से हो गया तुअर, और तुम्हारे क्या है, बहुत नाटक, तो नाटक से हो गया हमारा कर्नाटक, ठीक है। तुअर का हो गया हमारा तुम्हारे, तो तुम्हारे बहुत नाटक हैं, तो तुम्हारे से हो गया हमारा तुअर, और तुम्हारे क्या है, नाटक, तो नाटक से हो गया हमारा कर्नाटक। आशा करता हूँ ये याद हुआ होगा। अगला है हमारा मूंगफली। मूंगफली का शीर्ष उत्पादक है गुजरात। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं मूंगफली जो होती है उसमें हाई प्रोटीन होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो मूंगफली को खाकर ही गुजारा किया जा सकता है। मूंगफली को खाकर क्या किया जा सकता है, गुजारा। तो मूंगफली को खाकर मतलब हो गया हमारा मूंगफली, और मूंगफली को खाकर क्या किया जा सकता है, गुजारा। तो गुजारा से हो गया हमारा गुजरात। इसके बाद बात करें हम तिलहन की। तो तिलहन का शीर्ष उत्पादक है राजस्थान। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो तिलहन में आप तिल वर्ड को पकड़िए। कई लोगों के चेहरे पर या बॉडी पर तिल होते हैं ना, तो वो वाला तिल। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो तिल होता है ना बॉडी पर, उसमें जो जिस भी व्यक्ति के होता है वह बहुत शुभ होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति के तिल होगा वह क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की बॉडी पर तिल होगा वह राज करेगा। तो राज से हो गया राजस्थान, और राज कौन करेगा, जिस भी व्यक्ति के चेहरे पर या बॉडी पर कहीं भी तिल होगा, तो तिल से हो गया हमारा तिलहन। देखिए ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी टफ है, काफ़ी कठिन लगता है बच्चों को याद करने में। तो इस वीडियो के बाद आपको एक दो बार देखने के बाद और अच्छे से समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको इसे देखना है, और साथ ही साथ आपकी बुक या नोट्स में जहाँ भी लिखा हो इसको ट्रिक को थोड़ा थोड़ा सा हमें हिंट के तौर पर लिख लेना है। अब बात करते हैं हम कुल खाद्यान्न की। तो जिसका शीर्ष उत्पादक है हमारा उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है ना, तो गेहूं भी काफ़ी ज़्यादा खाएंगे वहाँ पर, तो खाद्य पदार्थों का सेवन भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद कुछ जो फसलें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट अलग मिलेंगे जो शायद आपके नोट्स में यहाँ पर नहीं होंगे, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। सारी फसलों को नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी चावल हो गई, गेहूं हो गई, कपास हो गई, उनके बारे में, उनकी किस्में क्या क्या हैं, और ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चावल की बात करें तो यह खरीफ की या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो वो स्थान जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो और वर्षा भी अधिक हो रही हो, तो उस स्थान पर जो फसलें होती हैं ना उसको उष्णकटिबंधीय फसल कहते हैं, ठीक है। उस समय जो फसलें होंगी, तो इस तरह से हमारा ये खरीफ की और उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वह चिकनी और उपजाऊ होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए खरीफ की फसलें कब होती है, तापमान और वर्षा भी मैं आपको इस तरह से याद करा देता हूँ। तो खरीफ की फसल है, ठीक है, इसका मतलब वर्षा का मौसम है, तो थोड़ा सा तापमान कम होगा,
ठीक है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा। अब वर्षा का मौसम है ना, तो यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार तापमान और वर्षा में सही आंकड़े कैसे हैं। लेकिन यदि आपको ये पता है कि कौन सी फसल किस टाइम की है ना, तो उसका तापमान और वर्षा निकालना आसान हो जाता है। जैसे गेहूं है तो गेहूं ठंडों के समय बोया जाता है, तो उसके लिए तापमान कम ही चाहिए होगा ना, है ना। तो इसके बाद इसमें चावल में रोग की बात करें हम, तो अंगमारी और खेरा इसमें कुछ प्रमुख रोग हैं। वनस्पतिक नाम की बात करें चावल की, तो ओराइजा सेटाइवा, तो ये इसका चावल का वनस्पतिक नाम है। अब वनस्पतिक नाम भी हम याद कर सकते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा है ओराइजा, मतलब राइज ही बोलते हैं ना इंग्लिश में चावल को, तो ओराइज, तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। कुछ और बातें हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मलीना में। और देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है, लगभग 32% क्षेत्र में। तो देखिए बात क्या है, यदि 100% एरिया में कृषि हो रही है ना, तो उसमें टोटल 100% का टोटल 32% जो है वह चावल की खेती की जाती है। तो ये याद रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है ना, तो इसी तरह से गेहूं अनुसंधान, गन्ना प्रजनन केंद्र, चावल अनुसंधान, बहुत सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं ना, हमने ट्रिक के माध्यम से कवर किए हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी ट्रिक में ये पूरी वीडियो मिल जाएगी। अब एक प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, चावल की प्रमुख किस्में। तो देखिए थोड़ा सा यदि आपको याद ना आए एग्ज़ाम में, तो ये जो चावल की किस्में हैं ना, वो महिलाओं के नाम पर हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना एग्ज़ाम में, तो इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चावल की जो किस्में हैं महिलाओं के नाम पे है। जैसे जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, है ना, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंधा, माही, बाला, रत्ना। तो देखिए सारी जो है लगभग सभी जो है महिलाओं के नाम पर है। तो इस तरह से जब कुछ ना आए ना, तो यही आएगा। तो इसमें जो भी नहीं लगा हो ना आपके पास में, किस्मों में नहीं लिखा हो, तो वो आपने नोट्स में अपडेट कर लेना। अगला है गेहूँ। तो गेहूँ का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। रोग की बात करें तो टुंडू और किट्टू इसके प्रमुख रोग हैं। यह रबी की फसल है, इसका मतलब है अक्टूबर के आसपास यह बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। अब देखिए जब अक्टूबर में बोई जाएगी तो थोड़ा सा हमारा मौसम ठंडा होगा, है ना, तो तापमान इसके लिए कम चाहिए होगा। तो देखिए उसकी भी बात करेंगे हम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। इसके किस्मों की बात करें तो लोकमान, सुजाता, सरवती, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077 और अर्जुन इसकी प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम देखिए बात करें तो मिट्टी जो है दोमट मिट्टी चाहिए। वर्षा इसके लिए हमें चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा अनुमान लगाइए, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं कर सकते ना। अब ये है रबी की फसल, इसका मतलब बारिश तो होगी नहीं, हमें सिंचाई करना पड़ेगा, तो सिंचाई इसके लिए कम चाहिए होगी, 100 से कम ही चाहिए होगी ना। तो 50 से 75 हम एक एवरेज मान लेते हैं। तापमान देखिए जब हम बोएंगे तो थोड़ा सा ठंडों का टाइम आ जाएगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जब बोते हैं जब, और गर्मियों के आसपास यह कटती है तो तापमान बढ़ जाएगा, है ना, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मक्का की। तो मक्का क्या है, हमारी खरीफ की फसल है। वनस्पतिक नाम है जिया मेज। रोग की बात करें तो वाइट जो है बर्ड, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो देखिए वर्षा का टाइम थोड़ा उमस का टाइम भी होता है, तो अब ये मान के चलिए जब आपको कुछ ना आए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास खरीफ की फसलों का जो है वह तापमान होगा। वर्षा इसके लिए कम चाहिए होती है ना, ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो ये ख़राब हो जाती है। तो 50 से 70 सेंटीमीटर के लिए वर्षा चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट है कि जो मक्का है वह अमेरिकी मूल का पौधा है। इसे भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किस्मों की बात करें तो देखिए गंगा 5, दक्कन 101 और गंगा 11 इसकी प्रमुख किस्में हैं, है ना, तो ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है ना, उसको कॉर्न सिटी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपके पास नहीं लिख रहा हो तो इसको अपडेट कर लेना।
बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। इसका मतलब है कि वर्षा के आसपास यह बोई जाएगी जून जुलाई में। वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिस मैक्स। मध्य प्रदेश को सोया राजधानी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, और इसको पीला सोना भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में, और एशिया का, यहाँ पर एशिया की बात हो रही है, न केवल भारत की, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा नीचे वाला कि 2023-24 में सोयाबीन के उत्पादन में 5.42% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, सरसों की बात करते हैं, तो सरसों है रबी की फसल। इसका मतलब है कि अक्टूबर के आसपास यह बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में यह काटी जाएगी। इसके लिए देखिए, जब अक्टूबर के आसपास बोई जाएगी तो तापमान कम ही होगा, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए, जब रबी की फसल है, इसका मतलब बारिश तो होगी नहीं, है ना, तो हमें ही इसको सिंचाई करना पड़ेगा। तो वर्षा या फिर हम सिंचाई की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। वनस्पतिक नाम की बात करते हैं हम, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये इसका सरसों का वनस्पतिक नाम है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, तो ये आप अपडेट कर लेना यदि नोट्स में नहीं लिखा हो। गन्ने की बात करते हैं, यह पूर्णतः सिंचित फसल है। तो पूर्णतः सिंचित का मतलब हो गया कि इसको सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, कृत्रिम रूप से सिंचाई की, ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना, उस सिंचाई की। वनस्पतिक नाम की बात करें तो सैक्रम ऑफिसिनेरम इसका वनस्पतिक नाम है। यह नगदी फसल है ना, दोमट और काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। भारहासी फसल है, इसका मतलब है कि गन्ने को आप यदि रखोगे अपने पास में स्टॉक करके, तो उसका जो वजन है वह कम हो जाएगा। इसके लिए वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर, तापमान की बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए हमें तापमान चाहिए होता है। कुछ और भी पॉइंट हैं यहाँ पर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। तो देखिए, ये सब हमने अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं ना, पूरे याद किए हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 50 से 60 हमने पूरे अनुसंधान केंद्र एक ट्रिक के माध्यम से कवर किए हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा जूट। जूट एक क्या है, खरीफ की फसल है। तापमान इसके लिए अधिक चाहिए होता है। वर्षा, खरीफ की फसल है तो वर्षा ज़्यादा चाहिए होगी इसको, तो 160 से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा चाहिए। और जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। शीर्ष उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, जो कि हमने ट्रिक से कवर किया था कि देखिए हमारे बगल के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो बगल से हो गया हमारा बंगाल, और बगल के लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ से हो गया हमारा जूट। अगला है हमारा कपास। तो कपास एक खरीफ की फसल है, इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कपास का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, एक व्हाट्सअप चैनल भी है, आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर ऐसा कंटेंट पब्लिश करते हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं डाला जा सकता, तो आप चाहें तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके बाद जो कपास की बात कर रहे थे, तो कपास जो है उसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तापमान थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए। और इसके वनस्पतिक नाम की बात करें तो गोसिपियम हर्बेशियम इसका वनस्पतिक नाम है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।